जो टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना है वो आपके इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बात याद रखिएगा। तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में से दो तीन चीजें आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, दो या तीन शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं, दो या तीन शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। ये पूरे का पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम इस लॉ की डेफिनेशन आदमी याद रखिएगा। सही, तो आज हमने स्टार्ट करना है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। उर्दू में भी लॉ ऑफ मास एक्शन ही कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, सबसे पहले ना आपने एक बात याद रखनी है, लॉ ऑफ मास एक्शन को देने वाले साइंटिस्ट कौन कौन से थे। और सबसे मजे की बात यह है कि यही टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर के अंदर सेम एज इट आपको मिलेगा। पहले बता दूं, यही टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर की बेशक बुक जाके आज ही उठा के देख लीजिए, चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक सेम एज इट वहां पे मौजूद है। अगर आज आप याद कर लेते हैं, सही है, जब आप नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में होंगे तो वहां पे आपको इस टॉपिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम से कम इसको समझ लीजिएगा, इस टॉपिक का क्या मतलब है, ये कहां पे हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल हो रहा है। सही है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को किन साइंटिस्ट ने दिया, वो थे वेग और गोल्डबर्ग। ये दो नाम याद रखने हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय, लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वेग। लॉ ऑफ मास एक्शन को देने वाले दो साइंटिस्ट है, गोल्डबर्ग और वेग। लॉ ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग और वेग ने दिया। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन का रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है, वो क्या है, इसका सन। वह आपकी पूरी बुक में से इस लॉ का सन आपने याद रखना है। किस सन में दिया? 1869। अच्छा, जब 10th क्लास के मैंने पेपर दिए थे ना, उस साल ये सन लॉ वहां पे आया था। पूरी बुक में से बाहर ये सन है जो 3-4 दफा पेपर के अंदर आ चुका है। आपने सन को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये कब दिया गया? It is given by, it is given in 1869। इसको 1869 में दिया गया। इसको 1869 में दिया। से ये चीज एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट लाजमी पूछता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या है। पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, बाद इसका मतलब समझ लेंगे कि क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट की हेडिंग दें, उर्दू मीडियम वाले बयान की हेडिंग देंगे स्टेटमेंट, उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे हेडिंग देंगे बयान, कि इस लॉ में क्या चीज बयान की गई है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ, रेट किसको कहते हैं? स्पीड। द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की स्पीड या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने 9th क्लास में अच्छा तरीके से किया होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगर दूसरी चीज कम हो रही है तो पहली चीज भी कम होगी।
ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस, टू एक्टिव मासेस ऑफ सब्सटेंस। किसी भी शय के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही है, ये हमारे पास सिंपल सी, अगर यहां तक देखें तो आधी डेफिनेशन हुई है। इसमें यह कह रहा है कि अगर आप कोई रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाने के बाद आपका जो जितनी शुरू में चीजें ज्यादा होंगी उतना ही रिएक्शन ज्यादा होगा। जितना रिएक्शन ज्यादा होगा प्रोडक्ट क्या होंगे उतने ही ज्यादा बनेंगे। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ये फिजिकल है। आपने आटा वगैरह गूंदना है या फिर सीमेंट बनाना है ये करने के लिए, अब देखो अगर उसमें आप रेत सीमेंट बजरी वगैरह कम डालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट भी कम आएगा। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो प्रोडक्ट भी ज्यादा आएगा। सेम बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप शुरू में चीजें ज्यादा मिलाते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। अगर आप चीजें कम मिलाते हैं, कम मिलाने के बाद प्रोडक्ट भी कम ही बनेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। अब इसके आगे लिखें एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, यहां कॉमन डालें, द रेट ऑफ reaction is directly proportional, is directly proportional। rate of reaction directly proportional होता है किस चीज के directly proportional to the product of हासिल ज़रब। ये प्रोडक्ट वो वाला प्रोडक्ट नहीं, ये हासिल ज़रब वाला, याद रखिएगा, हासिल ज़रब वाला। to the product of कंसंट्रेशन, मिकदारों के, the product of concentration of active masses, active masses of reacting substance, of reacting substance, कि जो चीज रिएक्ट कर रही है उनके एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के बराबर होगा। ये बात आपने सिंपल अभी ज़हन में रखना। उर्दू मीडियम कुछ इस तरह होगा, किसी रिएक्शन का रेट एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट या रिएक्शन का रेट इस तरह लिख रहे हैं, और रिएक्शन का रेट शय के या फिर किसी भी शय के कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास उर्दू मीडियम में इसकी डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट। किसी भी शय के एक्टिव मासेस की, यहां पे एक और वर्ड लिख लें, एक्टिव मासेस की, यहां पे आएगा वर्ड, यहां पे इस तरह ये रेड वाला यहां पे लिखिएगा, यहां पे एक वर्ड रहेगा एक्टिव मासेस की, एक्टिव मासेस की, आगे वही चीज, ये लाजमी में वर्ड लिख लीजिएगा। अब हमने इस सिर्फ उस स्टेटमेंट को समझना है कि मतलब क्या है। सिंपल वर्डिंग मैंने समझा दिया है कि अगर आप कोई भी चीज बनाना चाहते हैं, शुरू में जितनी ज्यादा मिकदार चीजों की डालेंगे, जिस चीज आप बनाना चाहते हैं वो चीज उतनी ही ज्यादा बनेगी। ये इस रिएक्शन का सिंपल मतलब है। सही है। अब इसको हमें समझाना थोड़ा सा केमिस्ट्री के हवाले से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और बात देखिए, ये भी एमसीक्यू में आती है, ये भी एमसीक्यू में आती है और शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। और यहाँ पे आपकी बुक के लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया होगा, वो ये पूछता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या रिएक्शन का रेट का कंसंट्रेशन के साथ क्या ताल्लुक है। यहां देखो कौन सा ताल्लुक है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ एक वर्ड लिखना है वहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसी भी रिएक्शन का रेट उसके एक्टिव मासेस के साथ क्या ताल्लुकात होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंग्लिश मीडियम में इस तरह आएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के दरमियान में क्या ताल्लुक होता है? सिंपल वर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाए रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, इजहार। उर्दू में वर्ड लिखने इजहार, कि आपने कंसंट्रेशन को किस तरह इजहार करना है। द कंसंट्रेशन, ये एमसीक्यू में आता है, ये बात याद रखिएगा। द कंसंट्रेशन is represented by कंसंट्रेशन को हम जाहिर करते हैं बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट किस तरह की होती हैं? ये वाली यहां मैं बनाने लगा हूं, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं, आपने मैथ में पढ़ी होंगी। क्या आपने कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी चीज यूज करनी है? स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको याद रखिएगा कि जाके यूज भी करना है। कंसंट्रेशन की इजहार के लिए, कंसंट्रेशन के इजहार के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? या फिर ये भी वर्ड इस्तेमाल कर सकता है कंसंट्रेशन की जगह पे मोलर कंसंट्रेशन। ये भी याद रखिए, कंसंट्रेशन या फिर मोलर कंसंट्रेशन। सही है, हमारे पास एमसीक्यू में आएगा कि मोलर कंसंट्रेशन या स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? किस चीज को करती है? मोलर कंसंट्रेशन को। किस चीज को? मोलर कंसंट्रेशन को। ये एमसीक्यू याद रखिए। दो एमसीक्यू अभी तक बता दिए मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला। ये शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हेडिंग बना लें मैथमेटिकली। अब ये सारी की सारी चीजें आपने लिखी हैं। अच्छा, आपका ना मेन चीज डेफिनेशन और मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली बहुत इजी है, मैथमेटिकली, और उर्दू में अगर रियाजियाती तौर पर, रियाजियाती तौर पर। अब देखिए, हमने ना कोई रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन हमने कोई जनरल एग्जांपल लेनी है। सही है, मैं कहता हूं सपोज, मैं नीचे लिख लेता हूं, बाद में उसकी वर्डिंग लिखता हूं। मैं कहता हूं सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बना देता है सी और डी। जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, दोनों के दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं ए और बी, और हमारे पास प्रोडक्ट सी और डी बन जाता है। ये एक जनरल एग्जांपल लिखी है। कौन सी एग्जांपल है? जनरल, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है। मैं जिस तरह कहता हूँ H2 प्लस O2, ये क्या बना देगा? 2H2O। इसी तरह मैं कहता हूँ H2 प्लस I2, ये क्या कौन सी चीज बना देगा? 2H। नहीं आएगा फिर। सही है, ये सही है। यहाँ पे आपको पता है जो एरो के इस साइड वाली चीज होती है वो रिएक्टेंट होती है, इस साइड वाली चीजें प्रोडक्ट होती है। इसी में अगर सपोज किया, बार-बार मैंने हर एक एग्जांपल तो नहीं बता सकता कि ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो मैंने इसलिए सपोज करने के ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। सही, अब इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे ए बी और सी और डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। सी और डी प्रोडक्ट है। पहली बात यहाँ पे ये लिखनी है। सपोज, फर्ज करें, सपोज ए एंड बी आर रिएक्टेंट, सपोज किया कि ए और बी रिएक्टेंट है एंड सी एंड डी आर प्रोडक्ट, और सी और डी हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। सही है, उर्दू मीडियम वाले इसके ऊपर ही लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, बाद में नीचे ये लिखना है।
फर्ज करें ए और बी रिएक्टेंट हैं और सी और डी प्रोडक्ट है। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन जो आगे की तरफ जाए, यानी कि इस साइड की तरफ जाए। सही है। फॉरवर्ड रिएक्शन में होगा क्या कि ये ए और बी मिलेंगे, सी और डी बनेंगे। ऐसा ही है, ए और बी मिलेंगे, सी और डी बनेंगे। अब ये वाली स्टेटमेंट ये कहती है कि ए और बी जितने ज्यादा होंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ जाने वाले रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि अगर वो ज्यादा होंगे तो ये भी चीज ज्यादा होगी। कौन सा रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हेडिंग बनाने में इसलिए हेडिंग बनवाते जा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये वाली हेडिंग लिख ली, इसके बाद ये वाली 4-5 हेडिंग बनेगी। सही है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। सही, उधर बैठेंगे और लिखेंगे। अभी मैंने कहा इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इस तरह आप बेटा सारे का सारा लिख लें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। उर्दू मीडियम वाले यहां पे खुद लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख के आपने आगे क्या करना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ए और बी के। क्यों ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्योंकि अभी हमने कहा है कि जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये वाली चीज जितनी ज्यादा होगी उतनी आगे की तरफ रिएक्शन जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाला। साइन डालने के बाद ये वाली चीज डाल दी, ए और बी। अब यहां मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? मोलर कंसंट्रेशन को। स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? मोलर कंसंट्रेशन को। अब आपको पता है जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम खत्म करते थे, साथ में क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाएंगे, इक्विलिटी में चेंज कर देंगे, कांस्टेंट के साथ इक्विलिटी। अब मैं ये पूरा वर्ड लिखूंगा, पूरा वर्ड लिखूंगा। मैं सिर्फ ये करूंगा, आर एफ। आर रिप्रेजेंट कर रहा रेट, एफ रिप्रेजेंट करेगा फॉरवर्ड। आर एफ डायरेक्टली यहां पे इक्वल निशान डालूंगा, इक्वल के बाद के एफ। के का मतलब क्या है? यानी कि मैंने इसकी जगह पे इक्वल और साथ में कांस्टेंट, के एफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। सही है, आगे वाली चीजें सेम रखनी है, ए और बी। तो ये दो बातें हमने यहां पे लिख ली। अब इसके बाद आ जाए नेक्स्ट हेडिंग दें, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन का रेट। दोनों मीडियम वाले रिवर्स रिएक्शन का रेट। रिवर्स रिएक्शन का रेट किस चीज के बराबर होगा? अब रिवर्स रिएक्शन होता क्या है? यानी रिएक्शन पीछे की तरफ आ, रिवर्स का मतलब बैक साइड का ना। अब ये वाली दो चीजें मिलने को ये वाली दो चीजें बनाए। अब कुछ सोचते हैं, ये वाली चीज रिएक्शन ज्यादा फास्ट कब होगा? जब इन दो चीजों की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि पीछे की तरफ आना ये वाली दो चीजें मिलनी है। इसलिए जब इन दो चीजों की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा। यही चीज आपने लिखनी है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ, उर्दू मीडियम में खुद लिखिएगा, रिवर्स रिएक्शन। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सी और डी है। आपने इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेनी है, सी और डी के।
अब यहाँ पे आर में यूज करूंगा रेट के लिए छोटा आर इस्तेमाल करूंगा पहले में, बॉटम पे छोटा आर इस्तेमाल करना है रिवर्स के लिए। से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर सी डी और डी, ऐसा ही है। अब मुझे आपने सिर्फ एक बात बाकी डेफिनेशन बता देनी है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? When the rate of forward reaction become equal to the reverse reaction, the इक्विलिब्रियम वो हालत है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग दे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम पर अब वही चीज लिखनी है जो डेफिनेशन मैंने कहा था, वो छोटी सी इक्वेशन याद रखनी है, वही चीज मैं लिखने लगा हूं। यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is equal to रिएक्शन, ये उर्दू मीडियम वाला खुद लिखेंगे, ये वाली चीजें ऊपर मैंने लिखी हुई है, खुद उर्दू मीडियम वाले इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। सही पहले बताओ, इस साइड से लिख के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। चले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन का रेट। यहां पे आ जाएगा रिवर्स, सर जी फिर इंग्लिश में लिख दिया, इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन का रेट। चलिए अच्छा, आप ना थोड़ा सा इंग्लिश उर्दू मीडियम में ध्यान से लिखते जाइएगा। जो चीज मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की इस साइड पे लिखूंगा ना, इक्वल की साइड पे, वो आपने इस साइड पे लिखनी है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप ये वाली चीज उठा के इस साइड पे और ये वाली चीज इस साइड पे लिख लीजिएगा, सही है? वो आपकी बात है, जरा पहले समझ लें, बाद में लिख भी लेंगे आप। अब यहाँ पे मैं क्या इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ का जी सही है, इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को आर आर से। अगर आप सिंपल ये वाली चीज लिख देंगे तो फिर भी बात वही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, दोनों की वैल्यूज मौजूद है मेरे पास, आर एफ इसके बराबर है, आर आर इसके बराबर है, दोनों की वैल्यूज पुट कर आर एफ की वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे पास आ जाए के एफ ए इनटू बी इज इक्वल टू, और यहां पे क्या बनेगा, आर आर सी इनटू डी। अब यहां पे देखें, सॉरी यहां पे के आर, के और सही है। अब देखें दो कांस्टेंट है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, एक रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। आप ऐसा करें, कांस्टेंट वाली दोनों की दोनों वैल्यूज एक साइड पे ले, क्या किया मैं इसको भी उठा के साइड पे लेके आने लगा हूं। तो यहां पे लिखने लगा हूं के एफ और के आर इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी, डी और ए बी, ए बी, ऐसे ही है। अब देखें ये दो कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट की जगह पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट यूज करूंगा, सही है। वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, के सी। आपने कहा था के सी बराबर है के एफ ओवर के आर। अब इन दोनों की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूं, के सी। के सी इज इक्वल टू सी डी डी ओवर ए डी। आपका काम यहां तक कंप्लीट हो गया। और यहां पे केसी यहां बता दीजिएगा, केसी है क्या, केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट है। बस ये बात आपने जानी। अब मैंने ना सिंपल सिंपल बातें बताते जाना है। सी और डी यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट। क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसके आगे बराबर का निशान डालें, आगे लिखे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट है क्योंकि सी और डी, यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ऐसा ही है। यस। ये आगे जाकर डेफिनेशन आ रही है, वहां भी इस्तेमाल होगा। बस इतनी बात आपने याद रखनी है, इतनी बात याद रखनी है। आगे डेफिनेशन इस्तेमाल होगी, वहां भी इसका मतलब समझ लेंगे ये क्या है, कैसी के यूनिट्स वगैरह के बारे में देखेंगे। ये आपका पूरे का पूरा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। सही है, भर गया ना बोर्ड? ये पूरा पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर पेपर के अंदर आता है तो आपने कुछ इसी तरह से इसको सॉल्व करके आना है, कोई चीज मिस ना कीजिएगा। खास तौर पे यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर जहन में रख के लिखेंगे तो इसी सारा कुछ लिख लेंगे। अगर रट्टा लगाएंगे, ये कल को ना आपने याद करके आना है, सही है। कल को क्योंकि ये वाला आगे है जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन, वो इससे बहुत मिलता जुलता है। चंद एक चीजें चेंज करनी है मैंने यहाँ पे, भाई जनरल भी आज में कर लें, नहीं बता दें कल। चलो ठीक है, कल बोल गए, सही है। अब सुबह को आपने सबने, मैं ये लिखवाना है, ये आपने लिख के लेके आना, लिख के लेके आना। जो यहाँ पे लिख लिया है वो भी ठीक है, घर से एक दफा इसको सॉल्व करके लेके आएंगे। मैंने सबका चेक करना है, तो इसके बाद आपने ये वाला अच्छे तरीके से याद करें। बहुत दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, और इसको इसी तरह स्टेटमेंट आपकी बुक में सिंपल लिखा हुआ है, कोई दरमियान में हेडिंग वगैरह नहीं है। तो इसी तरह हेडिंग वगैरह बना के लिखिएगा अगर नंबर लेना चाहते हैं तो। सही, अगर नंबर लेना चाहते हैं तो आप इसकी हेडिंग वगैरह बना के लिखेंगे। सही हो गया। अब इसमें क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें। अच्छा, अब इसके ना इंपॉर्टेंस सीख लें कि क्या है, कहां पे इसके यूजेस है। ये जो हमने सारा का सारा पढ़ लिया है, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज कहां पे हो रहा है, ये आपका यूज हो रहा है। हमने ना यहाँ पे एक बात कही है कि जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। इसका इस्तेमाल होता है, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, केसी की वैल्यू। केसी की वैल्यू निकाल के हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आया रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कितना बनेगा। केसी की वैल्यू से ये अंदाजा लग जाता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। कहां भी यूज है, आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, खाद बनाने वाली इंडस्ट्री में, वहां पे आपको पता चल जाता है अगर हम इतनी इतनी चीजें मिलाएंगे तो इतनी हमारे पास खाद बनेगी, इतनी हमारे पास खाद तैयार होगी। ये वहां पे यूज हो रहा होता है, तो ये हर एक चीज की इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर ये चीज यूज हो रही होती है। जितनी भी इंडस्ट्री है, तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया को फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, आपको पता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में दो चीजें, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया को यूज किया जाता है फर्टिलाइज तैयार करने के लिए, खाद वगैरह बनाने के लिए। आप चैप्टर नंबर 8 के अंदर सारे के सारा प्रोसेस पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, सिंपल सा, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए या इररिवर्सिबल के लिए या दोनों के लिए? दोनों। सारे बच्चे अपने अपने राय दे रहे हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, दोनों के लिए? रिवर्सिबल। और क्या बच्चा? रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल। बेशक कौन सा है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है, पक्की बात है। चलो मान लेते हैं आपकी बात। ये वाला लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हरगिज नहीं। क्योंकि हमने जहां पे दो चीजों की बात की है, डबल एरो भी इस्तेमाल किया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये सिर्फ रिवर्सिबल में होता है। इररिवर्सिबल में रिएक्शन पीछे की तरफ आता ही नहीं, वो आगे की तरफ ही जाएगा। जहां पे वो आगे की तरफ जाएगा, ये वाली चीज कंप्लीट हो रही होगी, ये वाली चीज तो है ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ रहे कि लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या है, सिंपल वर्डिंग बताना है, तो मेरे जैसा अनपढ़ वो क्या है कि ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? जो चीज बढ़ती है, अगर रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के रिलेटेड है, यानी कि
आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन हो जाती है कि अगर आप इतना रिएक्टेंट यूज करेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये चीज की सिंपल है। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर एक बात कहूं ना, ये रिएक्शन का रेट के बारे में बता रहा होता है, रिएक्शन कितनी स्पीड में होगा। सही, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहाँ पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे खाते वगैरह बनती है, मुख्तलिफ चीजें बन रही होती है, वहां पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब उन्होंने सारी चीजें मिला दी हैं, मिलाने के बाद वो कितनी देर के बाद प्रोडक्ट में चेंज होगी, कितनी स्पीड में वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के प्रोडक्ट में खाद बन जाएगी। सही, ये चीज निकालने के लिए इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। सही, ये सारी की सारी थी इंपॉर्टेंस। इंशाअल्लाह कल हम इसका जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, ये भी आ जाती है। आपको बताऊंगा, एक लफ्ज का चेंज करता है, क्वेश्चन टोटली चेंज हो जाता है। बच्चे कई दफा वो जनरल फॉर्म पूछते हैं, वो सारा का सारा लिख के आ जाता है, हालांकि सारा ये वाला उसने एक लफ्ज देखना था कि जनरल फॉर्म देखनी होती है। सही है, इंशाअल्लाह कल को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।